समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बावजूद लोकसभा में वही सीटें ये लोग जीते जहां मुसलमान अक्सरियत में था। बलिया जहां का मैं रहने वाला हूं, जियाउद्दीन रिजवी साहब एक लोकप्रिय विधायक हुआ करते थे सपा के। वो इसलिए हार गए क्योंकि वहां पे समाजवादी पार्टी का जो जातिगत वोट बैंक है, जो यादव वोट बैंक है, इसने संजय यादव जो भाजपा से आए थे उनको वोट किया। उनको लगता है कि जब मोदी रहेगा केंद्र में, बीजेपी की ऐसी कोई रेजिम रहेगी जिसमें मुसलमान डरा रहेगा, तो उसके डर के वजह से वो हमको सूबे में वोट देते रहेंगे। शाहनवाज अभी आप साहब, ये देखिए, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आजम खान साहब को जेल जो है अखिलेश यादव ने भिजवाया। तो मुसलमानों को डरा कर रखना समाजवादी पार्टी की पॉलिसी रही है। तो ये क्या इनकी आप इस सिटीजन का बार आधार रहा। विधानसभा में कितने मुसलमानों को टिकट देंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन और इंतहाई जुझारू नेता, संघर्ष से निकल करके आए सोशलिस्ट लीडर शाहनवाज आलम साहब मौजूद हैं। शाहनवाज साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। ये शुक्रिया सर, संघर्ष के दिन और आज राजनीति में एक अलग प्रकार का संघर्ष, दोनों में किस तरह आप तालमेल देख पा रहे हैं? देखिए, इंसान के जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा ही संघर्ष होता है। अब वो चाहे जिस प्रोफेशन में रहे, जिस काम में रहे, मजदूरी में भी मेहनत है, अगर आप कोई बड़े पदाधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तो उसमें भी संघर्ष करना है। अगर संघर्ष नहीं होगा तो मुझे लगता है कि दुनिया की जो अपनी गतिकी है, जो उसका चलने की जो उसकी गति है, वही रुक जाएगी। और राजनीति तो सबसे कंस्ट्रक्टिव, एक तरह से नए निर्माण को जन्म देने वाली चीज है। तो इसमें जो स्ट्रगल होता है, इसका फायदा पूरे समाज को होता है। तो हम आंदोलन करें, किसी जन आंदोलन का हिस्सा बन के या किसी पार्टी का हिस्सा बन के, कोई बहुत अंतर, कोई बहुत फर्क नहीं रहता है। शाहनवाज साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की नेता जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, जमीन पे काफी संघर्ष कर रही हैं। क्या लगता है आपको कि इससे कुछ परिणाम आएंगे? एक तबका ये भी कह रहा है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं, समाजवादी को कमजोर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक तबके का ये मानना है कि अगर कांग्रेस ने इस वक्त समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर रख दिया तो अगली बार कांग्रेस फुल फ्लैश मेजॉरिटी में आ जाएगी। देखिए, मल्टी पार्टी सिस्टम में किसी को लड़ने से तो आप रोक नहीं सकते, और जब कोई लड़ता है तो जाहिर सी बात है उसका किसी को नुकसान होता है और किसी को फायदा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिबेट है कि हम इसलिए लड़ रहे हैं मजबूत कि इससे सपा को नुकसान होने जा रहा है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी इस समय बहुत ही क्राइसिस से गुजर रही है। कुछ मिथक हैं जो इस दौरान टूट रहे हैं। जैसे अब एक अवेयरनेस मुसलमानों में खास तौर से ये आ रही है कि हमारी अपनी आबादी सरकारी आंकड़े में 19.5% है, और अखिलेश यादव जिस बिरादरी से आते हैं उसकी आबादी 5% है। तो ये एक अवेयरनेस आ रही है। लोग ये भी देख रहे हैं कि पिछले 3 चुनाव में समाजवादी पार्टी का जातिगत बेस वोट, 2009 से अगर हम लोकसभा और 2007 से अगर विधानसभाओं का देखें, तो 19 और 17 तक आते आते मुश्किल से 30-40% वोट ही यादवों का समाजवादी पार्टी को अब मिल रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बावजूद लोकसभा में वही सीटें ये लोग जीते जहां मुसलमान अक्सरियत में था। रामपुर जीता, आजमगढ़ जीता, गाजीपुर जीता, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, सहारनपुर, ये तो वो बेल्ट है जहां मुसलमान अक्सरियत में है। और जहां क्या जहां आप ये यादव, आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी का जो वोटर है, यादव कोर वोटर, वो वो भाजपा का भाग वोटर बन चुका है। चुका है? बिल्कुल, इसीलिए ये कन्नौज में भी हारे, फिरोजाबाद में भी हारे, बदायूं में भी हार गए जहां यादव आबादी ज्यादा है। और उतना ही नहीं, विधानसभा में भी अगर आप देखिए तो 47 में 17 इनके मुसलमान हैं, और जो इनके यादव जो प्रत्याशी जीते हैं वो भी मुसलमानों के बल पे जीते हैं। इन्होंने पिछले 30 साल से मुसलमानों को बेवकूफ बनाया था। ये वोट ले लेते हैं, देते नहीं है, और ये बात अब मुसलमान जान गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था पिछले विधानसभा चुनाव में। जौनपुर से नदीम जावेद साहब चुनाव लड़ रहे थे, वो हार गए क्योंकि वहां पे समाजवादी पार्टी का जो जातिगत वोट बैंक था उसने गिरीश यादव को वोट किया।
बलिया जहां का मैं रहने वाला हूं, जियाउद्दीन रिजवी साहब एक लोकप्रिय विधायक हुआ करते थे सपा के। वो इसलिए हार गए क्योंकि वहां पे समाजवादी पार्टी का जो जातिगत वोट बैंक है, जो यादव वोट बैंक है, इसने संजय यादव जो भाजपा से आए थे उनको वोट किया। अगर आप आंकड़े से देखेंगे, वो आंकड़े मेरे पास है, मैं हर मीटिंग में इस बात को बताता हूं, समाजवादी पार्टी के पास यादव मतों का सिर्फ 40% ही अब बचा है। और मुसलमानों में ये अवेयरनेस आ गई है कि हमको, हमसे वोट ले लेते हैं, हमको वोट देते नहीं है। और इस बार भी ये होगा। आजमगढ़ जैसे जिले में जो समाजवादी पार्टी और यादव पॉलिटिक्स का गढ़ माना जाता है, वहां पे बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी जिस बिरादरी का दावा करती है बेस वोट का, उसके ही सबसे ज्यादा लोग अमित शाह और भाजपा का वोट ही लगा रहे हैं। शाहनवाज इसका साहब, लेकिन मतलब कि सवाल चीजें ये है शिफ्ट कि कर रही हैं। आपकी जो नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा, हमने देखा कि जब सीएनआरसी का मूवमेंट चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ के सहयोग कर रही थी, उसमें सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अखिलेश यादव को हमने देखा कि जब उनके बच्चे उस धरना स्थल पे गए तो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सफाई दी कि मेरे बच्चे वहां पिकनिक की गर्ज से गए थे, धरना स्थल में शिरकत करने के लिए नहीं गए थे। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव मुसलमानों से बिल्कुल कटना चाहते हैं, वोट सिर्फ चाहते हैं? बिल्कुल, ये लोग सिर्फ वोट ही लिए हैं और कभी कुछ दिए नहीं है। और इनकी कोशिश ये होती है कि मुसलमानों का मनोबल गिरा करके हम रखें। आप थोड़ा पीछे जाइए, लोकसभा चुनाव से पहले जो आखिरी लोकसभा थी, उसके आखिरी दिन सेशन में मुलायम सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। वो एक तरह से अपनी बिरादरी को इशारा करना था कि आपको वोट कहाँ करना है। तो ये हमेशा से वोट ट्रांसफर करवाते रहे हैं। ये इनको लगता है कि जब मोदी रहेगा केंद्र में, बीजेपी की ऐसी कोई रेजिम रहेगी जिसमें मुसलमान डरा रहेगा, तो उसके डर के वजह से वो हमको सूबे में वोट देते रहेंगे। तो मुसलमानों को डरा कर रखना समाजवादी पार्टी की पॉलिसी रही है। इसीलिए उसको ऐसे मुसलमान नेता पसंद नहीं है जो आंख में आंख डाल के बात कर पाए। इसीलिए अपने ही एक पार्टी के नेता को इन्होंने जेल में ही भिजवाया हुआ है। शाहनवाज अभी आप साहब, ये देखिए, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आजम खान साहब को जेल जो है अखिलेश यादव ने भिजवाया। बिल्कुल, ये राम गोपाल यादव जी को बचाने के लिए जो नोएडा में जो भ्रष्टाचार का मामला आया था यादव सिंह वाला, ये तो सभी लोग जानते हैं, उसके तो पूरे डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हम तो अपने हर कार्यक्रम में बोलते हैं। इसीलिए उनको जेल भेजा गया है। और एक चीज और देखिए, अबू आसिम आजमी साहब का पिछले दिनों बयान आया था नहीं, एक कि एक तबका तो ये मानता है कि जेल इसलिए भेजा गया है क्योंकि आजम खान अकेले नेता थे जिनको अखिलेश बाबू को प्रणाम करना पड़ता था, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी को प्रणाम करें। जी, ये बात सही है, ये बात सही है, क्योंकि देखिए आजम खान के हम मुखालिफ रहे हैं, अब बहुत दिनों से हमने उनके खिलाफ बहुत आंदोलन किए हैं, जब हम कांग्रेस में नहीं थे तब भी। लेकिन एक चीज था कि वो अपने समाज के मसले पे बोलते थे, हो सकता है करते ना हो लेकिन बोलते थे अपने मसलों पे, समाज के मसलों पे। ये बात समाजवादी पार्टी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को दब्बू नेता पसंद है। उनको अबू आसिम आजमी जैसा नेता पसंद है जिनसे ये बुलवा सके कि जिनको मुस्लिम क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए, जैसा अभी पिछले दिनों उन्होंने बोला है। तो समाजवादी पार्टी का वजूद डरे हुए मुसलमानों पर टिका है, इसीलिए लगातार आपको डराने की कोशिश होती है। और वहीं से ये तर्क निकल के आता है कि मुसलमान अगर प्रत्याशी लड़ेगा तो उसको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, इसलिए हम लड़े और आप हमको वोट देते रहिए। तो ये क्या इनकी आप इस सेक्युलरिज्म का बार आधार रहा। विधानसभा में कितने मुसलमानों को टिकट देंगे? देखिए, विजिबिलिटी, और हम तो महिलाओं को देने जा रहे हैं 40%, जिससे मुस्लिम महिलाएं भी आएंगी। हम तो एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें समाजवादी पार्टी की तरह तो हम है नहीं किसी एक बिरादरी के लिए सिर्फ करेंगे। कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को लड़ाएगी और उसमें नहीं, लेकिन जो मुसलमान कांग्रेस महिलाएं का ज्यादा लड़ेंगी। बेस वोट था शाहनवाज साहब, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, तीनों आपसे खसक चुका, आपको नहीं लग रहा है? देखिए, एक बात समझिए, आंकड़े में ये एक बहुत बड़ी अफवाह है जो आमतौर पे लोग कहते हैं कि बेस वोट कांग्रेस के पास नहीं है। 2017 में हम सपा के साथ अलायंस में चुनाव लड़े, इसलिए नहीं पता चल सकता है कि किसको कितना वोट मिला था। लेकिन चुनाव आयोग के अगर आप आंकड़े देखें 2012 का चुनाव, तो उसमें हमको 13.25% वोट मिला था उत्तर प्रदेश में। और ये वो सरकार थी, ये वो चुनाव था जिसमें सपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। अमूमन नहीं, ये कहा लेकिन जाता है, 2012 का जो चुनाव था ये माना जा रहा था कि कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आएगी रीता बहुगुणा नहीं जी के नहीं नेतृत्व में, लेकिन उस वक्त नहीं, कांग्रेस आप के ही आप नेताओं ने विश्वासघात किया था।
देखिए वो एक अलग बात है। आप पहले मेरी बात समझ लीजिए कि कांग्रेस के पास उस दौर में भी 12% 13% वोट था जब पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनी थी। ठीक, आज प्रियंका जी के आने के बाद हमारा ग्राफ बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और मुसलमानों की आबादी 19.5% है। हम यही समझा रहे हैं लोगों को कि कांग्रेस का 14% और आपका 20% मिल जाए तो आप तो यहाँ तो 28% पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। आप तो बना सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी इसको कैसे काउंटर कर रही है? वो कह रही है, मुसलमानों के बीच कंफ्यूजन फैला रही है कि प्रियंका गांधी जी नेता तो अच्छी हैं, कांग्रेस मेहनत तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास बेस वोट नहीं है। ठीक, ये 5% इनकी आबादी है जिसमें आधा भाजपा में भाग चुका है। वो मुसलमानों को समझा रहा है 20% वाले को कि तुम कांग्रेस की तरफ मत देखो, उसके पास बेस वोट नहीं है। भाई कांग्रेस के पास बेस वोट तो मुसलमान था। जिस दिन मुसलमान सपा को छोड़ देगा, सपा के पास कौन सा बेस वोट बचेगा? कांग्रेस के पास तो फिर भी 12-13% वोट है। तो ये समीकरण बदलने का दौर है और नए नए तरह से पावर शिफ्टिंग होने का ये दौर है। आप देखेंगे इस चुनाव में कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ आने जा रहा है वोट के रूप में और नेतृत्व के रूप में। लेकिन शाहनवाज साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी, वो तो कहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, दलितों पे जुल्म हो रहा है, नाम नाम ले लेके कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष के जो दूसरे नेता है वो भी नाम नहीं ले रहे हैं, और आपकी नेता जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, कभी उनके मुंह से भी इस तरह का नहीं सुना गया कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। त्रिपुरा में जिस तरह का अटैक हुआ, राहुल गांधी ने तो कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन ना वहां कोई कांग्रेस का नेता गया, ना कंपनसेशन की बात हुई, और लखीमपुर में हुआ तो पूरी कांग्रेस पलट गई। देखिए एक बात समझिए, त्रिपुरा में ये खबरें बहुत बाहर नहीं आई। त्रिपुरा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष 8 घंटे तक अनशन पे बैठे रहे, धरने पे बैठे रहे और तमाम उनके साथ विधायक भी बैठे रहे। ठीक, और एक वाहिद नेता राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने इस पे ट्वीट किया और बयान भी दिया, और सिर्फ उसी पे नहीं, मोहम्मद शमी के साथ जब हुआ तो भी उन्होंने बोला। ठीक है, समाजवादी पार्टी या जो दूसरे जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के लोग हैं वो तो इस पे कुछ नहीं बोले। रही बात लखीमपुर की, तो वो एक किसानों का मसला था और ये एक तरह से ब्लेटेंट मतलब गुंडागर्दी थी कि आप गाड़ी चला दें किसी के ऊपर, मतलब जो आपके सामने हुआ आपने भी देखा। तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा मसला था और सबके लिए बड़ा मसला होना चाहिए क्योंकि वो किसानों से जुड़ा हुआ सीधा मसला था। उत्तर प्रदेश में अगर अल्पसंख्यकों की बात करें और प्रियंका गांधी कहाँ कहाँ दौरा की नहीं, है, अगर हमने आप तो इसकी देखा है लिस्ट कि बनाएं। आपने एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत की है, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज माइनॉरिटीज से रहे हैं पास्ट में, उनको लेकर के आप एक जन जागृत अभियान चला रहे हैं। ये जरूरी इसलिए है कि देखिए, ये आपका नाम मिटा रहे हैं तारीख से। मैं देखता हूं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहता है कि बहुत जुल्म हो रहा है, लड़ने की भी तो जरूरत है। अगर ये आपका नाम मिटाएंगे, अब जैसे मोदी जा रहे हैं 13 तारीख को बनारस, पूरे शहर को भगवा रंगा गया, 2 मस्जिदों को भी रंग दिया गया, हमारी पार्टी के दफ्तर को भी रंग दिया गया, लेकिन कल हम लोगों ने इस पे प्रोटेस्ट किया और वो चीजें बदली। मेरा मानना है कि अगर ये आपका तारीख, आपके नाम मिटा रहे हैं, तो आप अपने महापुरुषों के हर जयंती और पुण्यतिथि पे मांग करिए कि ये चौराहा, ये मार्केट, ये सड़क उनके नाम पे रखा जाए। ये क्लैश है इस मुल्क पे दावेदारी करने का। वो लोग दावा कर रहे हैं जिनका कोई रोल नहीं था और जिनके लोगों ने इस मुल्क को बनाया, वो सिर्फ आपस में बात करके रह जा रहे हैं, लड़ नहीं रहे। इसीलिए अभी संभल में मेजर जनरल शाहनवाज साहब के पुण्यतिथि पे हमने वहां चौराहों पे बैनर लगवाया और कहा कि इस चौराहे का नाम आज से जनरल शाहनवाज होगा। उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया। ये अच्छी बात है कि हमारे लोगों के ऊपर इसलिए मुकदमा लिखा जा रहा है कि वो क्लेम कर रहे हैं। बेसिकली राष्ट्रवाद क्या है? अपनी नेशनैलिटी को क्लेम करना ही तो है। तो ये एक नई तरह की राजनीति हमको करनी पड़ेगी अगर इस मुल्क में सर्वाइव करना है। एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक ये आरोप लगता रहा है कि बाबरी मस्जिद गिराने में कांग्रेस बराबर की शरीक थी, लेकिन इलियास आदमी साहब की एक किताब अभी हाल फिलहाल में आई, इसमें उन्होंने ये साफ किया है कि अगर कोई अकेला मुजरिम मस्जिद गिराने का है तो मुलायम सिंह यादव। हाँ, ये बात सही है। देखिए, मैं बाबरी मस्जिद पे लगातार बात करता रहा हूँ। उससे जुड़े हुए बहुत सारे भ्रम हैं जिसको समाजवादी पार्टी ने फैलाया। जैसे एक सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण दूं, मैं जहां भी जाता हूं लोगों से पूछता हूं सच्चर कमेटी के बारे में आपने क्या सुना है। उनका कहना होता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। हो सकता आपने भी सुना हो, लेकिन उस पूरी रिपोर्ट में ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी है। और
उसके एक मेंबर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा लिख ही नहीं सकते थे, क्योंकि मुसलमान एक रिलीजियस कैटेगरी है, उसकी तुलना ईसाई से, सिख से, बौद्ध से, पारसी से हो सकती है, किसी एक जाति से नहीं हो सकती है। तो समाजवादी पार्टी ने बाबरी मस्जिद पर भी बहुत सारे कंफ्यूजन फैलाए। ठीक है, बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने का जो पूरा मसला था, ये भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल थी। उसके मुख्यमंत्री ने, कल्याण सिंह ने 13 बार हलफनामा दिया था, लेकिन उसका तोहमत किसके ऊपर आता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भाई कांग्रेस क्या कर सकती थी? केंद्र की सरकार की अलग जिम्मेदारियां हैं, राज्य की अलग होती हैं। केंद्र सरकार ने बिना मांगे इनको 13 बटालियन आर्मी भेजी थी, लेकिन इन्होंने उसको फैजाबाद यानी 20 किलोमीटर दूर रखा और उसको कोई परमिशन ही नहीं दिया राज्य सरकार ने कि वो निकल के कोई काम करे। ये सब फैक्ट अब नए तरीके से मुसलमान सोचना शुरू कर रहा है, तब उसको समझ में आ रहा है कि इसके असल जो दोषी थे वो तो मुलायम सिंह थे। तो ये नए शाहनवाज तरह से साहब, चीजों को, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली क्या कोई एजेंडा इलेक्शन में आपका होगा? बिल्कुल हम लोग जो सबसे पहला काम करने जा रहे हैं वो राजस्थान की जो हमारी केंद्र राज्य सरकार है उसकी तर्ज पे लिंचिंग के खिलाफ हम कानून बनाने जा रहे हैं, प्रस्ताव बना करके राष्ट्रपति को भेजेंगे। अब देखिए, हम लोगों को मुसलमानों को अवेयर भी करना। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि जहां आपकी सरकारें हैं वहां आपने लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाए। सीआरपीसी में जिनमें तब्दीलियां की जाती हैं, ऐसे कानून तभी अमल में आ सकते हैं, बन सकते हैं, जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे। गहलोत जी की सरकार ने 2019 में विधानसभा से प्रस्ताव पास करके कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति को भेजा है, लेकिन चूंकि वो संघ परिवार के आदमी है इसलिए उन्होंने अभी हस्ताक्षर नहीं किया है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करने राष्ट्रपति जा पे रहे बहुत हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उसका परिवार, राष्ट्रपति तो देश का होता है शाहनवाज साहब। नहीं, इस देश, अब ये सरकार भारत सरकार नहीं है, इस सरकार के लोग भी कहते हैं कि मोदी सरकार है ना। तो वो राष्ट्रपति अपने देश का राष्ट्रपति अगर होते तो बहुत सारे मसलों पे खुल करके बोलते, जैसे एक जमाने में शंकर दयाल शर्मा या तमाम लोग बोला करते थे। ठीक है ना। तो पहला हम लोग जो ये करने जा रहे हैं वो तो हम ये कानून बनाने जा रहे हैं। दूसरा, हम पसमानदा तबकों के लिए 27% में से 10% नौकरियां उनके लिए रिजर्व करने जा रहे हैं, जिसकी सिफारिश रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में की गई थी और जिसका सबसे ज्यादा विरोध संसद के अंदर मुलायम सिंह जी ने किया था। तो 27% में 10% हम पसमानदा मुसलमानों के लिए रिजर्व करने जा रहे हैं। तीसरी चीज कि हम पसमानदा आयोग बनाने जा रहे हैं। 2350 करोड़ रुपया जो मनमोहन सिंह की सरकार ने बुनकरों को दिया था, जिसको खर्च नहीं करने दिया गया, उसको हम खर्च करेंगे। और सच्चर कमेटी, जिसको कि सपा बसपा की सरकारों ने इसलिए नहीं लागू होने दिया क्योंकि इसमें ऐसी कई स्कीम्स थी जिसमें आधा पैसा राज्य सरकार को भी लगाना था, उन स्कीम्स को भी उत्तर प्रदेश में हम लागू करने जा रहे हैं। मतलब साहब, टीचरों के लिए क्या एजेंडा ये है? बहुत तमाम बड़ी 16 प्रॉब्लम में संकल्प गुजर रहे हैं वो हमारे लोग। सूत्र हैं। 50 महीने की तनख्वाह उनको नहीं मिली है, क्या कोई एजेंडा है? जी देखिए, उनके कई डेलीगेशंस, 2 डेलीगेशन तो मैंने ही प्रियंका जी से मिलवाए हैं, और उसमें हम लोगों का ये कहना है कि जो उनको मानदेय मिलता है, केंद्र सरकार जितना देती है उतना ही राज्य सरकार को भी हम वादे करेंगे कि उतना ही दे, ताकि उनकी सैलरी भी डबल हो। लेकिन चूंकि ये तब हो सकता है जब केंद्र में हमारी सरकार आए। तो अभी तो चूंकि राज्य के चुनाव हैं, लेकिन केंद्र में अगर हमारी सरकार आती है तो आधुनिकीकरण वाले जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, जो बहुत पिछले 50 महीने से जिनको सैलरी नहीं मिली है, उनको लेकर हम लोग बहुत सीरियस है। वो हम करेंगे और उसमें नई तब्दीली ये लाएंगे कि जितना पैसा केंद्र देगा उतना ही पैसा राज्य को देना पड़ेगा, ताकि उनकी सैलरी कम से कम डबल हो जाए। तो ये हमारे पास स्कीम है, इस पे हम लोग बात भी कर रहे हैं और समाज के बीच भी जा रही है ये बातें। आखिरी सवाल शाहनवाज साहब, क्या जरूरत पड़ी कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जवाब में आप लोगों को ये लॉन्च करना पड़ा, मैं लड़की हूं लड़ सकती? देखिए, इस देश में पॉलिटिकल पार्टियों का तो फेल्योर है ही, है ना, लॉ एंड ऑर्डर। कल ही मैं एक घटना में गया था जहां 6 साल की एक बच्ची के साथ रेप और हत्या हुई, और पड़ोसी ने किया है, हापुड़ की घटना है। तो एक समाज के बतौर भी हम लोग फेल हुए, और समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरी है कि महिलाओं को सबल बनाया जाए, लड़ने लायक बनाया जाए, वो मुखर हो।
इसीलिए प्रियंका गांधी जी ने ये नारा दिया है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो एक पूरा पारिवारिक जो ढांचा होता है वो भी सशक्त होता है, वो भी मजबूत होता है। तो ये नारा सिर्फ पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये समाज को मजबूत करने का, एकीकृत करने का, सबल बनाने का एक नारा है, और इसका असर आपको लॉन्ग टर्म में आगे दिखेगा। तो कांग्रेस पार्टी बहुत सारी ऐसी योजनाओं पे काम करती है जिसको आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल से ज्यादा सामाजिक बदलाव की तरफ हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं कि ये जो नारा है ये बहुत चल रहा है, और बच्चियां इसको लगा रही हैं, औरतें कह रही हैं। और जब आप इस तरह की कोई नारा लगाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप बताइए हमको, पिछले 30 साल में किसी पार्टी ने ऐसा कौन सा नारा दिया है जिसको लगा करके आपके अंदर साहस पैदा हो? तो ये एक नए तरह ये की बताइए राजनीति ब्रीफ में खड़ा करने शाहनवाज की साहब की कोशिश है। भाजपा ने पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी अमित शाह जी को दी है, और इधर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आप भी पश्चिमी यूपी में काफी संघर्ष कर रहे हैं, एक तरफ अमित शाह एक तरफ शाहनवाज, कैसी लड़ाई लड़ेंगे? मैं एक बात कहूंगा कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं गुजरात में, और वो मेरे बहुत ही भाई जैसे हैं। उन्होंने अमित शाह को जेल भिजवाया। जब ये तड़ीपार हुए थे तो उन्हीं का प्रयास था, और फिर से चीजें उस दिशा में जाएंगी। बहुत सारे इनके घोटाले हैं, बहुत सारे इनके डर नहीं कारनामे लगता हैं है आपको जिनके इस तरह वजह की से। बातें करते हुए शाहनवाज साहब? नहीं भाई हम बलिया के हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है बलिया जिला घर बा तो कौन सी के डर बा। समझ रहे हैं? तो हम लोग डरेंगे अच्छा, क्या? फाइनल हमारा कमेंट कोई प्रदेश के लोगों के लिए? मेरा मानना है कि ये नए तरह की राजनीति का समय है, और इसमें बहुत सारे नए समीकरण बनेंगे। बहुत सारी जातियां जो अभी कहीं और वोट करती थी अब कहीं और करेंगी। 30 साल 40 साल बाद सियासत का मिजाज बदलता है। तो ये एक बदलाव का दौर है, इसमें हम सबकी ये जिम्मेदारी है, चाहे वो दूसरी पार्टियों के भी लोग क्यों ना हो। जो भी जहां पर अच्छे लोग हैं वो मजबूती से देश को बचाने की वकालत करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा काम करने जा रही है जिसपे बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। आप सोचिए, 3 दिसंबर को राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया गया, प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया कि वो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, प्रस्ताव ला करके अपने प्रियम्बल में अमेंडमेंट करना चाहते हैं। पिछले साल 20 जून को राकेश सिन्हा जो आरएसएस के मेंबर हैं, राज्यसभा के आदमी हैं, उन्होंने भी एक प्रस्ताव लाया, प्राइवेट मेंबर बिल लाया कि वो समाजवाद शब्द को पार्लियामेंट संविधान से हटाना चाहते हैं। ठीक है। अभी पिछले दिनों पंकज मित्तल जो कश्मीर के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने पब्लिकली इस बात को एक कार्यक्रम में कहा कि भारत के संविधान में से सेकुलर शब्द हटाना चाहिए। तो ये दौर है जब चीजों को बदलने की, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संविधान के प्रियम्बल में यानी मौलिक चरित्र में बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बावजूद उसके जुडिशियरी के जरिए, मीडिया के जरिए, राज्यसभा में मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल लाने के जरिए एक माहौल बना रही है। तो आप चाहे जिस पार्टी में हो, अगर इस संविधान को, देश को बचाना है तो आपको इन मसलों पे बात करना पड़ेगा। कोई जुडिशरी का आदमी, कोई चीफ जस्टिस इस तरह का अगर बयान दे दे तो आप सोच सकते हैं कि किस दिशा में चीजें जा रही हैं। हम लोगों के ऊपर ये बहुत दबाव है, आवाम का दबाव है, अपने जमीर का दबाव है कि हम लोग इस देश के सेकुलर कैरेक्टर को बचाएं। ठीक उसी तरह से मोदी के जमीर का भी मोदी पे दबाव है, आरएसएस का दबाव है, क्योंकि 2024 में उनका 100 साल पूरा होने जा रहा है। तो वो भी चाहते हैं कि भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है उसको किस तरह थियोक्रेसी में एक हिंदू राष्ट्र बनाए। तो ये दो तरह के जमीनों, दो तरह के विचारों के बीच का संघर्ष और तेज होने जा रहा है। और शर्मा इसमें साहब जो बहुत भी ब्रीफ जहां में पर भी बताइएगा, है, बहुत ब्रीफ में बताइएगा कि अदर देन यादव जो बैकवर्ड वोट है, कहा यह जाता है कि वो हुब्बे अली में नहीं बल्कि बुग़्ज़े मुआविया में बीजेपी के साथ है। कांग्रेस उनको अपनी तरफ लाने का कैसे प्रयास करेगी? देखिए कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं
जैसे अभी पिछले दिनों पिछड़ों को लेके, खासतौर से निषाद बिरादरी को लेके हम लोगों ने बालू का पट्टा उनके नाम करने का और ये कहने का कि इस पे सिर्फ उन्हीं का अधिकार होगा, एक अभियान चलाया। हमारे एक नेता है ओबीसी कांग्रेस के, मनोज यादव जी, उन्होंने इलाहाबाद से छपरा तक पद यात्रा किया नदी के किनारे, ठीक है, और उसमें हमने ये कहा कि जो बालू है इस पे सिर्फ अधिकार निषाद बिरादरी का होना चाहिए। उसी तरह हम कुम्हारों के लिए बात कर रहे हैं। हमारे जो कुर्मी समाज से आने वाले भूपेश बघेल जी हैं, लगातार कुर्मी समाज के बीच संवाद कर रहे हैं। तो ओबीसी बिरादरी, ओबीसी जातियों के बीच भी हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं, उनको अपना एजेंडा समझा रहे हैं। दलितों को हम बता रहे हैं कि जो जमीन का पट्टा है ये आपको इंदिरा गांधी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिया नहीं है दलितों को, उनको जो अधिकार मिले थे संविधान के वो भी छीन रही है। तो ये एक तरह से अवेयरनेस का कार्यक्रम है जो हमारा लगातार चल रहा है, और वो मुझे लगता है कि वो चुनाव में चीजें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगी आप। ठीक है शाहनवाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई।